सुबह खैर, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश भी होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज आपका जो दिन है बहुत मज़े का गुजरने वाला है। तो जनाब इंतज़ार की घड़ियाँ क्योंकि ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का 5वां T20 मैच है जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ठीक 8 बजे खेला जाएगा। और मैच देखने की जो तैयारियां हैं वो भी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जिंदा दिलाने लाहौर, बच्चे हों, बूढ़े हों, खातीन हों, सभी इस इवेंट को कामयाब बनाने और इंजॉय करने के लिए बहुत ही पुरजोश हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। और जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो कौमी और मेहमान टीम को सपोर्ट करने के लिए आज ग्राउंड का रुख भी करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो उसको यकीनी बनाने के लिए हमने देखा कि सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। और कल के प्रोग्राम में हमने इस पर डिटेल में बात भी की थी कि किस तरह सारा स्केड्यूल तैयार किया गया है, ट्रैफिक का प्लान किस तरह बनाया गया है। तो पुलिस की भारी नफरी स्टेडियम के चारों तरफ ड्यूटी पर आज मामूर होगी। तो जनाब दोनों टीमों को जागो लाहौर की तरफ से मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। हमने भी मैच के हवाले से मजीद वक्तन फवक्तन आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि किस तरह की तैयारी वहाँ पर चल रही है और शायकीन के जो जोशो खरोश है वो किस तरह का है। लेकिन अभी आगे बढ़कर और कुछ बात करते हैं हुकूक व फ़राइज़ के हवाले से। तो आईने पाकिस्तान जहाँ शहरियों को तालीम, सेहत, वोट और इजहार की आज़ादी देता है, वहीं पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल 19 में रियासत शहरियों को मालूमात तक रसाई का भी हक देती है। मगर ये कानून सिर्फ कागजों में मुकीद होकर रह गया है। लेकिन दुनिया भर की रियासतें अपने शहरियों के दीगर हुकूक की तरह इस हक की फराहमी को भी यकीनी बनाती है। हर साल 28 सितंबर को यूनेस्को की तरफ से मालूमात तक आलमी रसाई का आलमी दिन मनाया जाता है। तो दुनिया के 100 से ज्यादा मुमालिक मालूमात तक रसाई का कानून वहां पर राइज है। 2002 में हमने देखा कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस नाफिज किया था। लेकिन उस एक कदम से पाकिस्तान जनूबी एशिया में मालूमात तक रसाई का कानून नाफिज करने वाला पहला मुल्क बन गया था। और मालूमात तक रसाई के कानून की रूह से तमाम सरकारी महकमे आम आदमी तक मालूमात फराहम करने के पाबंद हैं। अगर दरख्वास्त गुजार को अपनी पूछी गई मालूमात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ना मिले तो वो मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एक आज़ाद कमीशन में दरख्वास्त भी दायर कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन तक रसाई है वो हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस कानून के तहत कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती हैं, कानून होने के बावजूद पाकिस्तान में जो सरकारी महकमे हैं वो मालूमात तक रसाई के अमल को मुश्किल क्यों बनाते जा रहे हैं, प्रोसीजर क्या होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब कादिर शाह साहब, हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं पंजाब के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी सुबह बखैर। मैं लाहौर में सिर्फ आपका एक चैनल है जिसने मुझे मदऊ किया है, तो जिस पे मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपकी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। सर लाहौर न्यूज़ ने आपको बुलाया है और हम भी बड़े खुश हैं कि आप आज यहाँ पर आए हैं अपना टाइम निकाल के। तो सर सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या। तो सबसे पहले तो ये बता दें, उन्हें थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। थोड़ा मैंने बता दिया, थोड़ा आप बता दें। मैं सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों की तस्हीह करना चाहूँगा। एक तो ये पाकिस्तान में आर्टिकल 19A है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुतल्लिका है। और आपके जितना ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो आज़ादी है ये अपनी ये जो है लेजिटिमेसी आर्टिकल 19 से ड्रा करती है। जबकि आर्टिकल 19A जो कि 2010 में इंसर्ट किया गया, जिसको हम मदर प्रोविजन कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की, और इस आर्टिकल 19A में कहा गया कि कोई भी शहरी किसी भी पब्लिक बॉडी के कोई भी पब्लिक सर्विसेज के मुतल्लिका कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो माली हो या इंतज़ामी हो, वो हासिल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल के लिए फिर कवानीन बनाए गए, जिसमें पंजाब में दी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पंजाब असम्बली ने 2013 में ये लेजिस्लेशन हुई और ये पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 2014 में, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दूसरी मैं एक चीज़ ये तस्हीह करना चाहता हूँ
कि आपने ये कहा कि बहुत मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं। अच्छा, एक्चुअली गैप है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है कि एक बाकायदा कमीशन फेडरल लेवल पे भी गवर्नमेंट ने कायम कर रखा है, पंजाब में भी है, केपीके में भी इंफॉर्मेशन कमीशन है और सिंध बलूचिस्तान में भी है, जो कि अपने अपने इंफॉर्मेशन एक्ट्स के तहत काम करेगा। जो लोग रसाई करते हैं, जी जी, जिनको सरकारी महकमे या पब्लिक बॉडीज डायरेक्टली इंफॉर्मेशन न दें, वो जब हमें रजू करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि विद इन 30 डेज पब्लिक बॉडी पाबंद है 14 वर्किंग डेज के अंदर लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे, और अगर वो 14 वर्किंग डेज के अंदर देने में नाकाम रहे या इनएक्यूरेट दे या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे, तो हमारे कमीशन के पास जब शिकायत दायर होती है, राइट RTI कंप्लेंट, तो हम 30 डेज के अंदर इंश्योर करते हैं। और मैं अपने टेन्योर में 10,000 से ज़्यादा इंश्योर कर चुका हूँ। कर चुका हूँ और मुझे ये यकीन वासक है कि जिसने भी हमसे रब्ता किया है, अब ये एक अवेयरनेस का, इसीलिए मैं कहता हूँ लाहौर न्यूज़ को मैं क्यों मुबारक दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये शायद रूल ऑफ लॉ के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा चैनल है। आज हमने गवर्नर हाउस में, मैं अभी 11 बजे जाऊँगा, हमने एक राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आपके चैनल को भी और तमाम हमने लीडिंग न्यूज़पेपर्स और चैनल्स को दावत दी है, तो हमने वहाँ भी एक सेरेमनी की है। लेकिन मैं लाहौर न्यूज़ की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हर चीज़ छोड़ के पहुँचा हूँ, तो इसलिए गैप है मीडिया को। जैसे जैसे आप आपने ये एक इनिशिएटिव लिया है, मुझे ये दावत दी है, तो इसी तरह तमाम देखें, मीडिया के बगैर आज कल जो है आप लोगों तक मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा। मैं जब तक मुझे मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा, और मीडिया जब सपोर्ट करेगा, लोगों को अवेयरनेस करना हमें, और ये हैरानगी की बात है आजकल सोशल मीडिया और जैसे के दौर में भी ये एक बहुत बड़ा गैप है, तो इसलिए मेरी इस्तदा होगी कि मीडिया अपना रोल भरपूर। हम तो सर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन एक कैंपेन फिर चलनी चाहिए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में, तो फिर एक कमीशन की तरफ से एक कैंपेन चलनी चाहिए इस हवाले से। मैडम, मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान की 70% बार एसोसिएशन, जी, प्रेस क्लब्स और यूनिवर्सिटीज़ में जाके खुद जाके मैं एड्रेस कर चुका हूँ, अवेयरनेस के सेशन मैं खुद लॉन्च करता हूँ। लेकिन आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ी अहम होती हैं, उतनी हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे सपोर्ट नहीं होती। अब आप देखें, 12 करोड़ की आबादी का सूबा है और एक मेरा हेड ऑफिस लाहौर में एक है। मैं पूरे पंजाब की केटर करता हूँ, जितनी भी राइट टू इंफॉर्मेशन की कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ से बैठ के। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमने चीफ मिनिस्टर, जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे, उनके सवाब दीदी फंड्स के बारे तफसील हासिल की। हमने उनके हेलीकॉप्टर्स के जो किसी ने एप्लीकेशन दी, हमने वो लेके दिया। सही, ठीक है। मेरे ऑर्डर से मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एक अपील का फैसला करते हुए सॉल्व पेपर को रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उन्हें पब्लिक इंफॉर्मेशन डिक्लेयर किया और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पॉसिबल है। ये मेरे उस ऑर्डर को गो पब्लिक सर्विस कमीशन उसको बहुत अभी तक रजिस्ट कर रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, देखें, ऐसी चीज़ें जब तक रियासती सतह पे मजमूई तौर पे पूरी सोसाइटी मिल के ना आवाज़ उठाए, तब तक कोई भी चीज़ और नहीं एक हो सकती। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन आपकी बैक पे ना हो, और ये रियासत की भी प्रायोरिटी हो कि हमने लोगों को रियासती अमूर में उनसे छुपाने नहीं है, उन्हें शामिल करना है। और चूंकि देखें, सारी चीजें पहुंचनी हमारे चाहिए। ठीक है शाह साहब, आगे बढ़ते हैं, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं प्रोसीजर जानना चाहती हूँ। अगर एक बंदा जाता है, अगर उसको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या प्रोसीजर हो सकता है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा। इसी प्रोसीजर की बुनियाद पे हम इसे पीपल ओरिएंटेड या पीपल सेंट्रिक लॉ कहते हैं। देखें, कोई पाकिस्तान में कानून नहीं है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सादा एप्लीकेशन आप लिख के
जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप उस मुतलका ऑफिस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को पोस्ट कर दें, चाहे भले से जाके दें, ईमेल कर दें। अगर 14 वर्किंग डेज के अंदर रिस्पॉन्स नहीं होता, ओके, तो बैन ही ऐसे ही आप एक बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट या अपील हमें भेज सकते हैं। अच्छा। और हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं होगी, रहीम यार खान से, खानेवाल से, अटक से चल के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इंश्योर करते हैं ये नहीं, लेकिन हम उस पब्लिक बॉडी को इमीडिएटली एक डायरेक्टिव इशू करते हैं, समन इशू करते हैं, और अगर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमारी पहले डायरेक्शन पे ना पहुंचे, तो हम उसके हेड को, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो डीपीओ है, चाहे वो एक्सीएन है, चाहे एससी है, हम फिर उसको तलब कर लेते हैं। तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पीनल पावर भी है, 50,000 तक हम फाइन कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। इसलिए क्या सजाएं भी होती हैं इस कानून के तहत? जी, पार्डन, क्या बोला आपने? सजाएं भी होती हैं जी, क्या हमने इस कानून कम से कम भी 120-25 के लगभग बड़े सीनियर ऑफिसर्स, जिनमें एक्सीएंस, डीआईजीज लेवल तक के लोग थे। लेकिन चूंकि आपके इल्म में है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 1 रुपया तक की सजा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब हम अनाउंस करते हैं तो वो इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन मुहैया कर देता है सिटीजन को, और हमारे से अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेता है। और हम भी ये लिख देते हैं कि इन पेनल्टीज का मकसद रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, एहसास दिलाना है और डेटरेंस क्रिएट करना है। तो इसलिए वो बड़ा इफेक्टिवली हम अपना काम करते हैं। और दूसरा सर, इस कानून के तहत हम किस किस नौयत की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं किसी भी इदारे से? मैडम, आपने बहुत ही अहम सवाल किया। देखें, हमारे द पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 को अगर आप पढ़ें तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, एनी इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय एनी पब्लिक बॉडी इज पब्लिक इंफॉर्मेशन। अच्छा। जो कुछ भी किसी सरकारी दफ्तर में, किसी कागज की शक्ल में, सॉफ्ट की शक्ल में, किसी मैप की शक्ल में, मेमो की शक्ल में, कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्री है किसी शक्ल, वो सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, एक्सेप्ट 8 एक्सेप्शंस हैं कि कोई स्टेट सिक्योरिटी जिसमें कोई जेपर्डाइज ना होती हो, हार्म होती हो, थर्ड पार्टी प्राइवेसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके डिस्क्लोज करने से किसी की जान को या माल को खतरा हो, तो वो बड़ी रीजनेबल 8 एक्सेप्शंस हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। देखें, एक आम शहरी को जो दिलचस्पी हो सकती है वो ये हो सकती है कि किसी भी सरकारी अदारे के माली और इंतज़ामी अमूर को जानना कि वो किस हद तक, देखें, तमाम सरकारी मामलात पब्लिक फंड से चलाए जाते हैं। पब्लिक फंड्स मेरे और आपके टैक्सेस से कलेक्ट होते हैं। तो हमारे कानून की बुनियाद ये है कि तमाम सरकारी मालूमात के इनफैक्ट ओनर अवाम हैं, शहरी हैं, लिहाजा आप उनसे नहीं छुपा सकती। और जिन कौमों ने, देखें, मैं तो इसको ये कहता हूँ, ये एक बड़ा गेम चेंजर लॉ है। अगर मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, रीसेंट हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पिछले 1 साल में जहां चीज़ों का बहुत शोर उठा, बहुत आपके मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, तो करेक्टिव मेजर्स आना शुरू हो गए हैं कि जी वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी नहीं, ये देखें, ये हमें फॉरेन गिफ्ट मिला है, पता चल गया ना लोगों को कि क्या क्या है। तो देखें, सारी जो ये बात है ना, वो है सीक्रेसी में। ये जो हम पीछे रह गए हैं ना, 74 साल की हमारी हिस्ट्री है, हमारी एक कॉलोनियल बैकग्राउंड है, हमारा तमाम ऑफिशियल जो सेटअप है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 पे खड़ा है। लेकिन वो चूंकि कॉलोनियल एज थी, गोरा तो नहीं चाहता था कि यहाँ की लूट खसूट का लोगों को पता चले। तो हमने ये दरअसल 2010 में ये आइन में आर्टिकल 19 से और बाद की लेजिस्लेशंस ने उस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को एनल कर दिया, तनसीख कर दी है। अच्छा, अब ये तो किताबी या कागजी या आईनी बातें हैं। अमली बात आपकी सही है। अमली बात मैं फिर अर्ज करूंगा, जब तक गवर्नमेंट्स, हुकूमतें या रियासत, और उसके लिए पूरी
मीडिया पूरी कौम को इसके लिए ना खड़ा कर, एक पेज पे आना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए, आवाज बुलंद करेंगे मिलके। वक्त की कमी में जल्दी में एक बहुत अहम बात भूल ना जाऊं, जो सबसे पिवटल और बुनियादी हमारे कानून की चीज है, वो ये चीज है कि इंफॉर्मेशन कमीशन की भी जरूरत नहीं है। क्यों ये खजाने पे बोझ डाला जाए, मुझे क्यों तनख्वाह दी जाए? हमारे कानून का जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तमाम सरकारी अदारे अपनी तमाम इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे लगाएं। अच्छा, दूसरा यही, इसी को मैं आगे लेके जाऊंगी सर, कि तमाम सरकारी इदारे इस कानून के तहत इसके अंडर आते हैं, कुछ हैं जो नहीं भी आते हैं? तमाम सरकारी अदारे, सिर्फ ये है कि जो फेडरल पब्लिक बॉडीज हैं उनको फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन पूछ सकेगा, मैं सिर्फ प्रोविंशियल वालों को वो से सवाल जवाब कर सकता हूँ। जब हम मैडम ये जो मैंने बोला ना प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, इसको हम कहते हैं ओपन डाटा गवर्नेंस, कि ओपन डाटा हर गवर्नमेंट, देखें आप कोई ऑरेंज ट्रेन है, कोई पुल बन रही है, कोई तामीर हो रही है, उसके तमाम कवायफ के कितने फंड्स आए, हम क्यों नहीं एक पब्लिकली डिक्लेयर करते, कोई आदमी घर बैठ के वेबसाइट पे उसको देख सके और उसके ऊपर क्वेश्चन और कुछ स्टोरी बिल्ड कर सके, कमेंट कर सके, बता सके कि हमें पता है कि हमारे पास ये राइट है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इदारे किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कहाँ वो लग रहा है रेवेन्यू, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। महबूब कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है जनाब आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से, इस पर बात की हमने। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है हमारा तालीम और तरबियत के हवाले से, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उन समाजी और मुआशरती पहलुओं पर बात करें जिससे मुआशरे की इस्लाह हो सके और नौजवान नस्ल की तरबियत हो सके और मुआशरे में अमन व अमान, भाईचारा और मोहब्बत को आम किया जा सके। और हमारे इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब। दुनिया भर में हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है उनको अपना रहबर समझती है, उस्ताद समझती है, पेशवा मानती है। और मेरा ख्याल भी यही है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए रहबर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। हम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर जाकर हमें ये फील ज़रूर होता है कि हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है, किसी की गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत है। और अगर हम मजहबी या रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो इस मामले में भी हमें पेशवा के बगैर कामयाबी नामुमकिन ही लगती है। तो शाह साहब तो कई लोगों के रहनुमा हैं और रहबर भी हैं, उनके पेशवा भी कौन है और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अहले दानिश की सोहबत कितनी ज़रूरी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब कासिम अली शाह साहब की नई किताब के हवाले से। 40 इल्मी नशिस्तें भी, उनकी जो नई किताब है वो मार्केट में आ चुकी है, जिसके कवर को देखकर मैं आपको दिखा भी दूं कि जिसके कवर को देखकर तो बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने इस किताब में मारूफ इस्लामी और रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह, जो दीनी और दुनियावी उलूम पर अच्छी खासी दस्तरस रखते हैं, उनके साथ होने वाली तमाम अपनी मुलाकातों को कलमबंद किया है। तो इस किताब में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किन किन मौज़ूआत पर इस किताब में बात की गई है, ये शाह साहब की ज़ुबानी ही जनाब आज हम सुनेंगे। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी मुनीबा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, अल्लाह का बड़ा ही करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सर ये इस खूबसूरत सी किताब पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं जो रोल ऑफ स्कॉलर, मतलब आपके भी होंगे जी 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 और उनमें से बहुत सारे होंगे, उस पर बात करूंगी, लेकिन एक आम बंदे की जिंदगी में कामयाबी के लिए किसी रहबर का होना कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है, आपको क्या लगता? देखिए होता यह है कि हमें जिंदगी में किसी भी तरह की मुसाफत तय करनी है, सफर करना है और किसी भी मकाम पे पहुंचना है, किसी भी मंजिल को हासिल करना है, कोई भी टारगेट बना लिया उसे अचीव करना है, कोई ख्वाब है जिसे पूरा करना है, तो आप अपने से बेहतर, अपने से काबिल, अपने से ज्यादा समझदार बंदे को ढूंढते हैं जो उस रास्ते पे पहले चलाओ, उसका तजुर्बा,
उसका विजडम, उसकी दनाई आपसे ज़्यादा हो। दरअसल ये तो इल्म हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया, जिस तरह किताब एक बहुत बड़ा सोर्स है, गौर खोज करना बहुत बड़ा सोर्स है। आज के ज़माने में गूगल, यूट्यूब भी बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली आपके सामने कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे आप लव करते हो, यानी आप दोनों के रिलेशन में जो बॉन्डिंग है उसकी वजह लव एंड रिस्पेक्ट है, तो फिर सीखने का अमल बड़ा तेज हो जाता है। देखिए ना, कहाँ आप जबरन सीख रहे हैं कि आपने कुछ सीखा और इम्तिहान देना और नंबर लेने, कहाँ आप मोहब्बत से सीख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं जिससे आप मुतासिर हैं। मैं ये मानता हूँ, और इंसानी नफ्सियात की किताबों में भी ये बात लिखी हुई है कि जिससे आप मुतासिर होते हैं, इंस्पायर होते हैं, जो आपकी एक इंस्पिरेशन होता है, उसकी बात का असर ज्यादा होता है। यही वजह है कि स्कूल में टीचर्स के पास माएँ जाती हैं, वालिद जाते हैं और जाके कहते हैं कि देखें जी आप बच्चे को कुछ कहें। वो कहते हैं जी हम क्यों कहें, आप वालिदैन। वो कहते हैं जी हम वालिदैन हैं लेकिन इंस्पायर आपसे होता है। अगर आपका बच्चा किसी से इंस्पायर है, वो चचा है, वो टीचर है, वो मामू है, वो बड़ा भाई है, वो कजन है, वो कोलीग है, वो मोहल्लेदार है, उसकी बात का असर उस बच्चे पे ज्यादा। और ये पूरी जिंदगी में ऐसे ही चलता है। आप जिससे मुतासिर हैं, कोई उस्ताद है, कोई रहबर है, कोई पेशवा है, कोई मेंटोर है। अच्छा, इसका कतन मतलब यहाँ पर मैं वो टिपिकल पीरी मुरीदी वाला नहीं लूंगा, शायद वो जो रस्मन पीरी मुरीदी यहाँ पर राइज है, मेरे कई तरह के एतराजात भी उस पे हैं। मैं उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को बड़ा मोतबर समझता हूँ। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है जिसमें एक सीखने वाला है, दूसरा सिखाने वाला है, और आप बुनियादी तौर पे इल्म के लिए ये रिश्ता सवार करते हैं और इल्म के रास्ते पे चलते हुए किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो मैं बड़ा खुश नसीब रहा, मुझे मुड़ के देखता हूँ तो ज़माना तालिब इल्मी से मैं बड़ा एक मुअद्दब स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे जितने टीचर्स हैं आज अगर मुझे सुन रहे होंगे, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कितने हयात हैं। मैंने इंग्लिश पढ़ी अमजद अमान साहब से, मैंने फिजिक्स पढ़ी नवीद मजीद साहब से, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी काशिफ रशीद साहब से। मेरी जिंदगी की फर्स्ट जो एक ऐसा टीचर जो मैं नालायक था और मुझे थापड़ा मार के उन्होंने करते करते लाइक कर दिया, सर मंसूर, आज भी मैं उनके साथ राब्ते में रहता हूँ। और ये सब के सब मेरे उस्ताद जिनसे मैं पढ़ा, जिनसे मैंने सीखा, वो आज भी मुझे मिलते हैं, मैं घुटनों को हाथ लगाता हूँ अदब से, क्योंकि ये मेरे इल्म के रास्ते में मेरे मुआवन थे। इन्होंने सीखने में मेरी बड़ी मदद की, मेरी बड़ी हेल्प की। अच्छा, ये जो बाद की ज़िंदगी है मेरी, मैं इसको प्रोफेशनल लाइफ समझता हूँ, इसमें अल्लाह ने बड़ी आसानी की। जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में था तो पढ़ाने लग पड़ा। मेरी तब इंस्पिरेशन जो थी वो वासिफ अली वासिफ साहब थे। अच्छा। वासिफ अली वासिफ साहब की किताबें, उनकी कैसेट्स, उनका कंटेंट, उनकी शायरी की किताबें, उनकी कोटेशंस, ये मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। मेरी वासिफ साहब से इंतहाई अकीदत, तब से आज तक अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, जिंदगी के 22-23 साल वासिफ साहब की अकीदत में गुजर गए। और कह लीजिए उनकी किताबों को फैलाते, उनकी किताबों को बांटते, उनका हवाला देते। मेरी कोई तकरीर आपको ऐसी नहीं मिलेगी, मेरी कोई स्पीच नहीं मिलेगी, कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें मैंने वासिफ अली वासिफ साहब का हवाला नहीं दिया, और अदब से नहीं दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुनियादी तौर पे जिस बंदे से आप मुतासिर होते हैं उसके पैगाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये आज एक नई नस्ल भी ऐसी पैदा हो गई है, मैं देखता हूँ मेरे ही काम में, टीचिंग में, ट्रेनिंग में, वो इंस्पायर होते हैं, बाहर अंदर से मुकाबला लगा के बैठे होते हैं। यानी कि लाशौरी तौर पे ना वो अपने उस्ताद के साथ मुकाबला लगा लेते हैं। याद रखिए, जिससे आपने मुकाबला लगाया है आपकी जिंदगी में बरकत खत्म हो जाएगी। यानी जिससे सीखा है, आप बजाय कि उसके मशकूर हो, शुक्रगुजार हो, एहसान मंदी के जज्बात हो, आपके पास मनफी जज्बात हो, हसद के जज्बात हो, कंपटीशन के जज्बात हो, देखिए उसका एक रोल है। वासिफ अली वासिफ ने तो हमें ये भी सिखाया कि प्राइमरी के टीचर का भी रोल है। वो अपना रोल प्ले करता है तो आप एमए तक पहुंचते हैं। एमए तक पहुंच के ये नहीं करना चाहिए कि प्राइमरी के टीचर को डिनाई कर दें। वो भी बुनियाद का हिस्सा है। बड़ी इमारत जो बड़ी बुलंद खड़ी है उसकी एक बुनियाद है, उसको डिनाई किए बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हमारा तो यही है ना आजकल शाह साहब, जितने भी नौजवान नस्ल है, हम किसी मकाम पे पहुंचते तो हम कहते हैं कि जी हम अपनी बलबूते पे पहुंचे, हमारे किसी के पीछे इसकी मेरा ख्याल है ये नफ्स के पैंतरे हैं सारे के सारे। वो इंसानी नफ्स जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। वो कहीं ना कहीं हक जमाने लग पड़ता है, वो क्रेडिट लेने लग पड़ता है, वो ये नहीं कहता कि किसी को क्रेडिट दे। देखिए ना, इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो इंसान इंसानों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। हदीस का मफहूम ये, यानी हमें इंसानों का भी थैंकफुल रहना चाहिए जिन लोगों ने हम पे कोई एहसान किया, जो हमारे मोहसिन है। जो टीचर है जिसने आपको अपना इल्म दिया, जिसने आप पे शफकत की, और इसमें मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, वो सफ़र जो चलते चलते कभी वासिफ अली वासिफ के लिटरेचर से था, कुछ एक दो मुलाकातें सर अपना इशफाक अहमद साहब से हो गई, बानो कुदसिया साहिबा से कुछ मुलाकातें हुई, और भी जिंदगी के बेशुमार उस्ताद हैं। मैं इन सबको, ये सारे मेरे बड़े मोहतरम हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, ये सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। और ये जो दौर था इसमें अल्लाह ने बड़ी आसानी की। मेरी बड़ी कुर्बत रही इरफानुल हक साहब से, वो जेलम में बेस्ड हैं, बड़े रूहानी इंसान है, बड़े काबिल इंसान है, सैकड़ों लोग उनसे दिन का कोई फ़ायदा लेते हैं, नफ़ा लेते हैं।
इल्म वाले से इल्म ही मिल सकता है, आसानी मिल सकती है, मखलूक खुदा की जिंदगी में आसानी ऐड हो सकती है। शाह साहब के साथ मेरी कुर्बत जो है, जो सफ़र है वो तो 24 साल पुराना है। ये 24 साल से सफ़र है। मैं शाह साहब से वाकिफ़ हुआ था आज से 24 साल पहले। एक किताब थी मुमताज़ मुफ्ती साहब की, उस किताब का नाम था तलाश। अच्छा। मैंने वो पढ़ी। उसमें शाह साहब पे कुछ मजमून थे, एक कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। फिर ओखे अवलड़े किताब थी, ओखे अवलड़े या ओखे अवलड़े के नाम से थी, वो मुमताज़ मुफ्ती साहब की थी। एक चैप्टर उसमें भी शाह साहब पे था। अच्छा। तो मुझे तब पता लगा कि लाहौर में एक साहिब कश्फ बुजुर्ग हैं और एक ऐसे इंसान है जो अल्लाह ताला ने जिनको कश्फ की एक सलाहियत दी हुई है, गिफ्ट किया हुआ है और वो फ्यूचर बता देते हैं। तो वो ज़माना हमारा तालिब इल्मी का ज़माना था। मैं शाह साहब तक पहुँच गया और ये तब से साथ चलते 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 अब तक ये पहुंच गया। अब ये पिछले सालों में मैं देखूं तो अल्लाह की बड़ी अनायत है, पिछले कुछ 4-5 सालों से शाह साहब के साथ मैंने बेशुमार नशिस्तें रिकॉर्ड की और पिछले 2.5 सालों में मेरी फाउंडेशन में, ये जो कोविड का टाइम था सारा, इसमें तकरीबन 70 नशिस्तें रिकॉर्ड हुई जी। और ये 70 नशिस्तें इस वक्त 5 टीवी चैनल्स पे चल रही हैं और इनमें से 40 नशिस्तों को हमने इकट्ठा करके किताब बना दी। अच्छा, 40 नशिस्तें, इसमें जितनी भी 40 नशिस्तें हैं आपकी, 40 मुलाकातें हैं शाह साहब की शाह साहब के साथ, वो आपने इसमें कलमबंद की है जितने भी, और इसमें सारा कुछ उन्होंने शाह साहब ने, कासिम अली शाह साहब ने बताया है कि किस तरह उनकी मुलाकात हुई, क्या एक्सपीरियंस था इनका, क्या गुफ्तगू हुई, सारा कुछ इसमें। अच्छा सर, ये कवर इसका बड़ा खूबसूरत। अच्छा, ये शाह साहब की किसी मोहब्बत करने वाले नहीं बनाया जी। अच्छा। इसमें शाह साहब की मुशावरत शामिल रही है। इस किताब का इंतसाब मैंने शाह साहब के एक उस्ताद हैं यकूब अली शाह साहब, मैंने उनके नाम किया और इसमें 350 सवाल हैं जी जो मैंने शाह साहब से पूछे हैं। अच्छा, ठीक है। इस सारे सफर में एक ऐसा वक्त आया कि मेरी मसरूफियत ज्यादा थी तो मैंने कुछ 1-2 टीम मेंबर्स को कहा कि यार सवाल आप लिख दिया करो, मेरे सवाल नहीं। 2-3-4 नशिस्तें ऐसी थी जिसमें सवाल टीम मेंबर्स ने लिख के मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया कि जो सवाल मेरे अपने नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो अल्लाह के करम और फजल से इन 350 सवालों में को 95% क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल मेरे क्वेश्चंस हैं। और आज तक ये तकरीबन मैं शाह साहब के सारे क्वेश्चन जो मेरे उनके रिकॉर्ड हो चुके हैं, सवाल जवाब की नशिस्तें अगर मैं टोटल करूं तो 600 सवाल बनते हैं। तो ये 600 मेरे क्वेश्चन। एक मेरे बड़े प्यार करने वाले मेरे करीबी किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि शाह साहब ये जो सवाल हैं आपने पूछे हैं, इनसे तसल्ली और तशफ़ी की बात कीजिए। मैंने कहा ये सवाल मेरे आज के नहीं है। अच्छा। ये मेरे सवाल ज़माने तालिब इल्मी के हैं। ये अनायत है शाह साहब की बड़ी मेहरबानी, मैंने उनसे पूछे, मैंने और उस्तादों से भी पूछे। तो आप दरअसल अपनी बास्केट्स भर रहे होते हैं, आप अपनी जो है वो टोकरियों के अंदर इल्म को बढ़ा रहे होते हैं। मसलन अगर आप ख्वाब के इल्म को जानना चाहते हैं तो आप एक से सीखते हैं, दूसरे से सीखते हैं, तीसरे से सीखते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि रूहानियत में सरेंडर का क्या मकाम है, खुद सुपुर्दगी अल्लाह के हवाले कर देना, तो आप एक उस्ताद से सीखते हैं, दूसरे उस्ताद से सीखते हैं, तीसरे। असल मकसद तो इल्म इकट्ठा करके अमल करना है, खुद को बेहतर बनाना है। मैं रूहानियत को वासिफ अली वासिफ साहब का एक बड़ा प्यारा जुमला, वो मुकम्मल जुमला रूहानियत को समझाने के लिए। रूहानियत 2 कदम पे है। पहला कदम है बेजरर होना, आपसे नुकसान ना हो सके। मिसाल लीजिए कि मुनीबा यहाँ बैठी है और मुनीबा ने अचानक कासिम अली शाह को सोचा है, उसको ख्याल है कि यार ये नुकसान वाला बंदा नहीं है, ये डैमेज नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो है वो है फायदेमंद होना। यानी अगर किसी ने आपके बारे में सोचा, उसको पूरा यकीन है एक तो ये नुकसान नहीं दे सकता और आप में नुकसान देने की एबिलिटी यानी चुभने की एबिलिटी, डैमेज करने की एबिलिटी वो खत्म हो गई है, कम हो गई है, और फायदा देने की एबिलिटी बढ़ गई है, रूहानियत है। यानी आपकी जात से अगर आसानी मिल रही है, ख्याल मिल रही है और उससे कह लीजिए कि दुआएं मिल रही हैं, आपसे मुस्बत सोच मिल रही है, होप मिल रही है, बेस्ट विशेस मिल रही हैं, तो आप रूहानियत के रास्ते पे चल पड़े। तो शाह साहब से मैंने प्रैक्टिकली बड़ा कुछ सीखा इस किताब में, क्योंकि शाह साहब की पहले भी 8-9 किताबें हैं, वो कहे फकीर सीरीज के नाम से हैं, लेकिन इस किताब में और बाकी किताबों में शाह साहब की फर्क है। लेकिन क्यों आपने इसको किताब की शक्ल में शाया करने का सोचा? मतलब इंटरव्यूज थे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, किताब की शक्ल में अच्छा क्यों? ये देखें, ये दरअसल तो सोशल मीडिया शाह साहब का सारा मैं मैनेज कर रहा था। और यूट्यूब मैनेज कर रहा था, फेसबुक पेज मैनेज कर रहा था, मोहब्बत से, अकीदत से। अच्छा। मेरे मुताबिक ये एक बड़े अहम सवाल का जवाब भी मैं यहाँ देना चाहूँगा, जो बड़े लोग पूछते हैं मुझसे भी और उस्तादों से पूछते हैं कि जी हम सर आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आपके मिशन में हम कैसे फिट आ सकते हैं। जो शागिर्द, जो मुरीद अपने पीर की जिंदगी में खुद ना सोचे कि मैं इस मिशन का ये वाला हिस्सा हूँ, छोटा सा हिस्सा ही होना चाहिए। यानी किसी बड़ी सी महफिल में आपकी बनाई हुई मिश्री सौंफ अगर कोई खा रहा है ना, तो उस महफिल का आप हिस्सा बन गए। अगर किसी बड़ी सी महफिल की आप लांगरी है ना, तो उस मिशन का तो आप हिस्सा बन गए। तो आपको देखना होता है आप फिट कहाँ आते हैं। तो ये सारी नशिस्तें यूट्यूब पे अवेलेबल थी, फेसबुक पे अवेलेबल थी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अवेलेबल थी। लकीली एक चैनल ने इसे पिक किया है, 5 चैनल्स पे चल रही हैं। यकीनी बात है, हम क्योंकि एक चैनल पे मौजूद है तो इस वक्त चैनल का नाम नहीं ले सकते। 5 चैनल्स पे ये इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं
और उसके साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सारी नशिस्तों को हम किताबी शक्ल दे दें, यानी इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें, क्योंकि आज भी किताब की अहमियत बड़ी अहम अहमियत है। तो ये सारे के सारे सवाल फिर जब ये किताब रेडी होगी तो मुनीबा शाह साहब ने इसका इजहार किया ख्वाहिश का कि क्यों ना इस किताब पे कोई अहले दानिश अपनी राय का इजहार भी करें। अच्छा। यानी थोड़ी सी तनकीद हो जाए, कोई थोड़ी फीडबैक मिल जाए। तो इस किताब पे इरशाद अहमद आरिफ साहब ने, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, अताउल्ला कासमी साहब ने, आमिर खकवानी साहब ने, 4 लोगों ने ब्लॉग्स लिखे जो इस किताब में शामिल हैं। यानी उन्होंने भी अपने तासुरात का इजहार किया, ये सवाल क्या है और ये जवाब क्या है। तो ये मेरी जिंदगी का तो कह लीजिए वो जो सरमाया है, यादों का सरमाया है, या मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे से जो कई खैर के काम लिए उसमें से खैर का काम ये लिया कि शाह साहब की ये नशिस्तों को किताबी शक्ल में बनाने का मुझे मौका मिल गया। और कितने अरसे में ये मुकम्मल हुई आपकी? अच्छा, ये किताब तो मुकम्मल होगी थी पिछले साल ही जी। अच्छा, इसको प्रूफ रीड करने में, इसको काटने छांटने में, इसको बेहतर बनाने में कुछ लोगों का बड़ा गैर मामूली रोल है और मैं चाहूंगा उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। मेरी टीम में शबीर साहब है, उनका बड़ा अहम रोल है। अच्छा। शबीर साहब बड़े मेहनती इंसान है, वो कंटेंट के बड़े एक्सपर्ट है, उन्होंने प्रूफ रीडिंग की और सारा इस किताब को लेकर साथ चलते रहे। फिर शाह साहब की टीम में कुछ लोग शामिल हैं, शफकत साहब हैं, आपा हैं हमारी, उन सब ने बड़ा एक एफर्ट किया, रुखसाना आपा, उन सब ने मिल के इस किताब की प्रूफ रीडिंग की, इसके हवाले चेक किए कि इसमें कोई लफ्ज़ की गलती ना हो, कोई हदीस की गलती ना हो, कोई जुमले की गलती ना हो, कोई कॉन्सेप्ट की गलती ना हो, और उसके बाद आखिरकार इसको काशान साहब ने फिर प्रिंट किया और ये किताबी शक्ल में मौजूद है। और कितने सफ़ों की किताब है सर ये मेरा ख्याल है कि आप, मुझे एग्जैक्ट तो पूरी तौर पे याद नहीं आएगा, आप ही बता दीजिए आखिरी सफ़ा नंबर, मुझे अंदाज़ा याद होगा जी। ये है जनाब जहाँ पे सारी तहरीर हुई है, ये है 215 सफ़ात की जनाब ये और किताब ये बड़ी शानदार प्रिंटिंग है। आप इसको इतने चाव से प्रिंट किया, अगर आप इसका वो देखें ना जी, जो पेपर मार्क होता है या बुक मार्क होता है वो भी इसी कलर का है, यानी किताब का कलर और बुक मार्क का जो टैग है, पन्नी है, उसका कलर भी वही है। तो ये एक बड़े चाव के साथ एक शागिर्द की, उस्ताद की नजर में एक बहुत खूबसूरत है, जो उसके कलर्स हैं, जो उसके ऊपर पिक्चर प्रिंट की गई है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब अगर आप किताब का कवर पेज ही आपको फैसिनेट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर आप किताब को जरूर पढ़ते हैं। और ये किताब जनाब मार्केट में आ चुकी है, तो आप लोग भी ज़रूर इसको ख़रीदिएगा और पढ़िएगा और फिर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। और शाह साहब से भी अगर आप मिलेंगे तो आप उन्हें भी ये फीडबैक दे सकते हैं। क्या क्या शाह साहब हमें मतलब अपनी ज़िंदगी में अब किसी को ऑन करना है, जैसे एक स्कॉलर है, एक रहनुमा है हमारा, उसको ऑन भी तो हमने करना है ना, क्या खासियत हमारे अंदर होनी चाहिए उस चीज़ को अडॉप्ट करने में? एक बड़ा ही ना एक अहम मुझे एक वाक़या याद आता है, उसको समझाना मैं चाहूँगा। एक दफ़ा वासिफ अली वासिफ इंग्लिश पढ़ाया करते थे, तो एक शागिर्द उनके पास आया, उसने कहा जी मैंने आपसे इंग्लिश पढ़नी है, तो मैं कुछ दिन ज़रा पढ़ के देख लूँ, फिर मैं डिसाइड करके बताऊंगा मैंने आपसे पढ़नी है कि नहीं। ठीक। तो वासिफ साहब ने कहा ठीक है जी, बैठ जाओ तुम बगैर फीस के और पढ़ लो। तो कुछ दिन के बाद उसे बुलाया और पूछा हाँ जी तुम्हारा क्या फैसला है? उसने कहा जी मेरा फैसला है मैंने आपसे इंग्लिश पढ़नी है। अच्छा। तो वासिफ ने कहा जी मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाना, ये मेरा फैसला है। अच्छा। यानी ये फैसला उस्ताद का होना चाहिए ना जी। आप दिल में जगह बनाए ना, आप घर करें ना उसके दिल में, आपके पास ये अल्लाह की इनायत होती है कि आपकी जिंदगी में खैर वाले लोग शामिल हों, रुक जाएं। ये बड़ा कमाल है। खैर वाले लोग हर एक बंदे की जिंदगी में आ रहे होते हैं, रुकते और टिकते नहीं है। उसकी वजह यह कि हमारा अदब, हमारी आदतें और हमारे वो जो कह लीजिए एक नेचर होती है वो इरिटेट कर देती है। हम अपने इर्द गिर्द के बंदों को इरिटेट कर रहे होते हैं। तो उस्तादी शागिर्दी में सबसे अहम रोल जो मैंने कम अज कम अपने 24 साल एक शऊरी जिंदगी में पिछले सीखा, वो ये है कि अपने उस्ताद के मिजाज को देखना चाहिए, उसको पसंद क्या है। अच्छा। उसका अंदाज क्या है, कब सवाल करना है, बात कैसे काटनी है, काटनी भी है कि नहीं काटनी, आपकी आवाज उससे बुलंद ना हो। ये अदब के सारे तकाजों को अगर आप पूरा करते हैं, और शाह साहब का तो ये मानना है, सरफराज शाह साहब से मैंने सीखा है, आप फरमाते हैं कि जो अच्छी अदात और अतवार हैं और अदब है, ये एक अच्छा मुस्तकबिल बन जाता है। होता यह है कि अच्छी आदात और अतवार और अदब आपकी जिंदगी में खैर वाले बंदों को बढ़ाता है। ये ज़र्फ है दरअसल, उस आला ज़र्फी की वजह से बड़े बड़े खैर वाले बंदे आपकी जिंदगी में टिक जाते हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज में बदल जाते हैं। तो दुनियादारी और आखिरत दोनों हवालों से भला हो जाता है। यानी आपकी रब्बन आता ना फिर दुनिया, वो दुनिया से शुरू करके आखिरत का सफर आपका अच्छा इसलिए हो जाता है कि खैर वाले बंदों से ना सिर्फ आपको खैर मिलती है, अच्छी आदतें मिलती हैं, अच्छे अतवार मिलते हैं, आपके अंदर अगर अडॉप्टेबिलिटी है, सीखने का मौका मिलता है, आपकी सोच मुस्बत होती है। और इस किताब में एक बड़ी खास बात यह है, बेशुमार मौजूआत को हमने टच किया जी। अच्छा। हमने रूहानियत को टच किया, हमने खुद सुपुर्दगी को
हमने लम्हा मौजूद में रहने की ताकत को, हमने शुक्रगुजारी को, हमने अच्छी आदत को, हमने अज़दवाजी ज़िंदगी को। अच्छा। सबसे बढ़ के शाह साहब का तकरीबन 52 ईयर्स का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब करने का, कॉर्पोरेट में सर्व करने का, मुख्तलिफ इदारों को हेड करने का। तो जो कॉर्पोरेट साइड थी वो शाह साहब की इससे पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो मैनेजमेंट, स्टेट कल्चर, इदारे में कैसे अपना रोल प्ले करना है, डिलीवर कैसे करना है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैसे बना जा सकता है, एक गुड टीम लीडर कौन होता है, एक सिस्टम की इनसिक्योरिटी कैसे दूर करनी है, एक अच्छे कल्चर को इदारे में कैसे आपने इंश्योर करना है, अपनी टीम को साथ लेके कैसे चलना है, अपने मुलाजमों को साथ कैसे लेके चलना है, अपने से जूनियर्स के साथ बिहेव कैसे करना है, हयादारियां क्या होती हैं, किसी का एहसास करना क्या होता है, रिस्पेक्ट करना क्या होता है, शुक्रगुजारी क्या होती है। मैंने एक दफ़ा शाह साहब से एक बड़ा कई सवाल ऐसे हैं जो बड़े गैर मामूली। मैंने शाह साहब से एक सवाल किया कि शाह साहब हमारे कई उस्ताद और पीर ऐसे होते हैं जिनकी औलाद नलायक बड़ी होती है और वो गले पड़ जाती है। हम तो अदब कर रहे होते हैं पीर साहब की वजह से, लेकिन आगे से औलाद नलायक निकलती है, तो क्या करें। तो शाह साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा उनको उनकी जो इज्जत अफजाई है वो आप एहसास तशक्कुर में कर दें कि उनका वालिद आपका उस्ताद था, बस। यानी वो आपके पीर नहीं है, लेकिन आपका अदब, वो उसमें एहसास शुक्रगुजारी, उसमें एहसान मंदी के जज्बात जरूर होने चाहिए। इनका वालिद एक जरिया बना मेरे तक इल्म का, लेकिन वो आपकी कोई मुरीद, आप उनके मुरीद नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अदब करें, एहतराम करें, सपोर्ट करें, लेकिन ये ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन है कि कई ऐसे पीर हैं जिनकी नलायक औलादें मुरीदों को खा जाती हैं। तो वो आपने एक असर्टिवनेस हमेशा साहब ने सिखाई, एक फासला भी रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप कहीं पर अपनी उस अकीदत में वो बेवकूफ़ी का इजहार कर दें। अकीदत को अकीदत रहना चाहिए। और सबसे बढ़ के शाह साहब ने इल्म के माखज़ और मंबा को अल्लाह की ज़ात के साथ ही जोड़ा। आपने कहा कि सब असल में इल्म तो हदायत अल्लाह की तरफ से, बेशक अगर वो देगा हमें तो हम ही फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एंड पे यही पूछना चाहूंगी, किताब कल्चर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। मतलब हमारी नौजवान नस्ल, कुछ % ऐसे भी नौजवान हैं या भी ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं किताबें, उनको किस तरह रिवाइव किया जा सकता है? देखिए, ये सारा काम है टीचर का। अच्छा। जिस पे बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं। क्लास में खड़ा अगर इंस्पायर करता है और हवाला देता है कि ये किताब पढ़ो, तो बच्चे किताब पढ़ने लग पड़ते हैं। हमने भी किताबें ऐसी पढ़ी, हमें भी कोई किसी ने राजागीद अगर कही थी, रिकमेंड की थी तो पढ़ी थी। हमें भी किसी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कहा था तो पढ़ी थी। हमें भी किसी ने मेरा दागिस्तान कहा था तो मैंने पढ़ी थी। हमें भी किसी ने कहा था कि जी वासिफ अली वासफ की फलानी किताब अच्छी, हमने वो पढ़ी थी। तो ये आज का प्रोग्राम सुनने के बाद कितने लोग ये किताब पढ़ेंगे, कितने लोग शाह साहब की वीडियो सुनेंगे। मैं एक बड़ी अहम बात यहाँ पर करना चाहूंगा मुनीबा, हमें खैर को फैलाने का सबब बनना चाहिए। हमें शर को फैलाने का, शर को सपोर्ट करने वाला नहीं बनना चाहिए। आपके जरिए खैर फैले, आपके जरिए आसानियां फैले, आपके जरिए दूसरों की जिंदगी में कोई ना कोई मुस्बत चीज ऐड हो, और सबसे बढ़ के आपके जरिए आपके उस्तादों की शान बढ़े, आपके वालिदैन की शान बढ़े, आप उनके लिए शर्म का सबब ना बने, फखर महसूस करें कि यार ये मेरा शागिर्द है। बेशक बेशक, आपकी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, फायदा ही पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। और खासतौर पर ये किताब जरूर आप जनाब पढ़िएगा। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मैं भी ये किताब पढ़ूंगी और फिर अगली दफा शाह साहब को बताऊंगी कि कैसी ये किताब है। जनाब अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ शहर की खूबसूरती और तज़ीन राइश की बात की जाए तो लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। खूबसूरती और सफाई सुथराई के एतबार से लाहौर बाकी शहरों के मुकाबले में लोगों की मरकज़े निगाह तस्वुर किया जाता था, लेकिन कुछ अरसे से अपनी ग्रीनरी की वजह से मुनफरिद पहचान रखने वाला लाहौर एक कंक्रीट का जंगल में तब्दील हो चुका है, और दुनिया भर में हम देखते हैं कि गंदगी और आलूदगी की अलामत बनने लगा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक मुज़र हो चुका है, और जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है ना, तो हर साल स्मॉग का मसला सर उठाना शुरू हो जाता है। और शहर की खूबसूरती का जिम्मेदार इदारा PHA है, जो वक्तन फ़वक्तन अपनी काविशें भी जारी रखता है। इस हवाले से अब लाहौर में शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर
की कैंपेन स्टार्ट की गई है और इस कैंपेन के तहत पार्क्स में फलदार और सायादार जो पौधे हैं उनकी शजरकारी की जानी थी। लेकिन इस कैंपेन के शुरू होते ही कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तरक्याती कामों के PC1 में हॉर्टिकल्चर के लिए रखे गए जो पैसे थे वो PHA को अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। तो ये कैंपेन है क्या, इसके तहत क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और किन किन मिसाइल का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DG हैं PHA के ज़िशान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ऑल वेल, थैंक यू। ज़िशान साहब, ये जो शाइनिंग एंड ग्रीन कैंपेन चल रही है लाहौर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के हवाले से बताइएगा, कब से चल रही है और कब तक चलेगी? जी थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा है, PHA जो है ये रिस्पॉन्सिबल है लाहौर की खूबसूरती के लिए, बिल्कुल, लेकिन इसमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स की हद तक। ठीक है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, उस कंस्ट्रक्शन में या आप स्मोक देखते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस देखते हैं, उसमें और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जी जी। हमारा काम है कि हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे जो ग्रीन एरियाज़ हैं, उनको हम मेनटेन करें, उसमें हम अपनी एफर्ट करते रहते हैं। हमारा जो अब एक कैंपेन स्टार्ट की है यहाँ पे हमने शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर के नाम से, इसमें अब हम एरिया टू एरिया फोकस कर रहे हैं। अगर हमने फोर्ट रोड पे जाना है, हमने अल्लामा इकबाल रोड पे जाना है, हमने माल रोड पे जाना है, जेल रोड पे जाना है, इन एरियाज़ को मैंने 8 जोन्स में डिवाइड किया है। 8 जोन्स के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ़ पार्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ ग्रीन बेल्ट्स कितनी हैं और हमारे उस कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी इंटरवेंशन हो सकती है, उस हिसाब से हमने HR को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि जो इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, वो आपको एक लिमिटेड टाइम में नज़र आए। तो वो इंशाल्लाह ये चलती रहेगी, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो वन टाइम नहीं है। अच्छा, ये चलता रहेगा, एरिया टू एरिया हमारा फोकस होता रहेगा। उसके अलावा जो हमारी रूटीन की एक्टिविटी है वो भी चल रही है और आपको जो लाहौर है वो इंशाल्लाह विद इन 4 to 6 वीक्स बदला हुआ, साफ और शफाफ नजर आएगा। वो तो सर हमें नजर आएगा, लेकिन इस कैंपेन के तहत खासतौर पर किन किन चीज़ों को टारगेट किया गया है? इसमें ये कैंपेन का जो कंसेप्ट है ना जी, ये कंसीव किया है कमिश्नर लाहौर ने। ओके। अब हमारा PHA इसमें एक प्लेयर है, अदरवाइज इसमें LWMC है, इसमें वासा है, इसमें LDA है, इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसमें PHA है। जिस डिपार्टमेंट का जो काम है ये एक कंसर्टेड एफर्ट है। जब मैं रोड पे जाता हूँ, वो ग्रीन बेल्ट की सफाई करता हूँ, अगर वहाँ पे वो कर्ब स्टोन पेंट नहीं है, अगर वहाँ पे जो वो पाथवे है वो पैच वर्क होना है, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम है। बजाय कि मैं उनको कहूँ या वो बाद में आए, तो इकट्ठे हमारी टीम जाती है, एक सिनर्जी एफर्ट है ताकि साथ साथ सारा काम, PHA अपना काम करेगा, LDA अपना काम करेगा, LWMC अपना काम करेगा, वासा अपना काम करेगा, इवन के लेस्को को भी हमने इंगेज किया है कि तारे अगर कहीं पे कोई लटकी हुई हैं, तो ये एक एफर्ट है। इसमें हमारे रिसोर्सेज पूल्ड इन है ताकि जो इलाका है उसमें आपको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आए। अभी कितने % आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ चुका है हमारे शहर लाहौर पे? हमने जो लास्ट वीक कैंपेन की है ना जी, वो हमने की है रेलवे स्टेशन से धर्मपुरा तक। अगर उस एरिया में आप जाएं तो वहाँ के पार्क्स आपको ठीक लगेंगे, वहाँ की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो आपको मेंटेन लगेंगी, वहाँ पे जो पाथवेज हैं उनके जो कर्ब स्टोन्स हैं वो आपको पेंट नजर आएंगे। अगर कोई तार लटकी हुई थी, कोई बोर्ड था, वो ठीक हो गया है। तो आपको थोड़ा सा, आप इसको कह लें कि हमने ड्रेसिंग की है ताकि इलाका, रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, सिर्फ हमने जाके उनको इकट्ठा करके कंसर्टेड एफर्ट करनी है ताकि उसका जो इम्पैक्ट है बजाय कि पीस मील में आए, वो आपको कंसर्टेड एफर्ट के जरिए नजर आए और इकट्ठा एक जंग में नजर आए। लेकिन कुछ हर्डल्स भी आ रही हैं इस चीज़ में, मतलब लोगों की तरफ से या इदारे की अपनी तरफ से? देखें, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जी। इसमें एक बंदे ने अगर इंक्रोचमेंट की हुई है, वो रेडी लगाता है या उसने कोई और चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, जब भी आप उसको कहेंगे करेक्टिव मैयर्स के लिए, वो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड है। एक बंदा 15 या 20 साल से बैठा हुआ है ग्रीन बेल्ट के ऊपर, उसने रेडी लगाई हुई है, जूस बेच रहा है, वो पहले तो कहेगा कि ये तो मैं 20 साल से बैठा हुआ हूँ, जो आप किधर से आ गए, ये तो मेरा इलाका है, मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, मुझे 20 साल से किसी ने कुछ नहीं कहा। रेजिस्टेंस आती है, बट हमारी जो कैंपेन है वो 2 pronged है। उसमें हमने उनको रिक्वेस्ट भी करनी है, उनको गाइड भी करना है, फिर उनको लीगल इंस्ट्रूमेंट भी बताने हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वी हैव दिस लीगल इंस्ट्रूमेंट विद अस, और हम आपके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस से और उनको परसुएड करने से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर के हवाले से जैसे मैंने कोट भी किया है कि पैसे ना अदा करने की भी खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिसीजन है जी, कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा उसमें 1% हॉर्टिकल्चर का है। ठीक है। अगर आपका 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 रुपया आपने हॉर्टिकल्चर को देना है, उसमें हमने ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन करनी है, प्लांट्स लगाने हैं। उस 1% के हिसाब से हमारी वासा,
और LDA के अगेंस्ट हमारी कुछ पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, वो मिलियंस में है। तो वो हमने सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और भी सीनियर ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की है, अगर वो हमें टाइमली अदा हो जाए, अच्छा, उससे हमारा जो ऑन गोइंग रनिंग प्रोसेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस खास तौर पर कैंपेन में कितनी शजरकारी की जाएगी, क्योंकि आगे जैसे स्मॉग की मैं बात करी थी जिशान साहब, स्मॉग एक बहुत ज़्यादा उसमें किरदार अहम है कि हम लोग शजरकारी कितनी कर रहे हैं, दरख्त कितने लगा रहे हैं, पौधे कितने लगा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा इसमें जो शजरकारी की जा रही है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जो शजरकारी है या प्लांट्स हैं, इनका काम है उन इमिशंस को एब्जॉर्ब करना। अब ये डिपेंड करता है कि इमिशंस प्रोड्यूस कितनी हो रही हैं। अगर इमिशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, 10% इमिशन प्रोड्यूस हुई, मैंने 5% प्लांटेशन भी बढ़ा दी, तो स्मोग आपको ज़्यादा मिलेगी। तो हमने इस पे 2 वेज में काम करना है। एक हमने काम करना है कि हमारी इमिशंस कम हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इमिशंस कम हो, हमारी कार्बन इमिशंस होती हैं, हमारी वाटर रिलेटेड पॉल्यूशंस है, हमारी नॉइस पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें मिल के एक टाइम पे आपको जो पूरे एनवायरनमेंट को वो ख़राब करती है। PHA का इस दफ़ा जो टारगेट है मूनसून ट्री प्लांटेशन का, वो 90,000 से हमने बढ़ा के उसको 5,50,000 कर दिया है। अच्छा। अब ये कुछ मोर देन 50%, 500% हमारा टारगेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस कैंपेन्स। अब उस पर डिपेंड करता है कि इस मरतबा जो इंडस्ट्रियल इमिशन है उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल सेक्टर के बंदे हैं वो कैसा काम करते हैं। तो ये एक 2 pronged स्ट्रेटजी है, इसमें लोगों ने भी ख्याल करना है। PHA का काम सिर्फ ये है कि वो जो सप्लाई आ रही है उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा इमिशंस होंगी तो डेफिनेटली हमारी एक लिमिटेड है जो हमारी कैपेबिलिटी है प्लांट्स लगाने की। आपको पता है थिकली पॉपुलेटेड शहर है, इसमें हमें बड़े बड़े एरियाज़ खाली नहीं मिलते जहाँ पे हम प्लांट्स लगाएं। जो सिटी सेंटर है वो तो ऑलमोस्ट भर गया है। अब हम मेवाकी की साइड पे भी जा रहे हैं, मेवाकी जंगल लगाएं, वो फिर हमें पेरिफेरीज में जाना पड़ता है। तो जो आपको सिटी सेंटर है, इसमें जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो घर में लोग रहते हैं, उनको चाहिए कि अपनी ग्रीन बेल्ट्स को कंक्रीट ना करें, अपनी ग्रीन बेल्ट्स को पक्का ना करें। एटलीस्ट एक घर के अंदर 2 दरख्त लगे हुए हों और ग्रीन बेल्ट्स रिस्टोर हों। अच्छा। उससे भी आपको इम्पैक्ट उसका बेहतर नजर आएगा। लेकिन हम ओवरली जब जिशान साहब देखते हैं ना लाहौर का नक्शा या उसको देखते हैं, तो वो एक कंक्रीट का जंगल ही हमें लगता है। मतलब कहीं पर हमें ग्रीनरी अब उस तरह नहीं मिलती जैसे कई बरसों पहले मिलती थी। तो अब वो एक तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हम जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन होगी तो ग्रीनरी ख़त्म होती जाएगी। तो इस हवाले से भी आप लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे तरक्याती स्कीम्स बन रही हैं, काम हो रहा है, तो उनको बताया जाए कि नहीं, आपने ग्रीनरी के लिए भी कोई चीज़, कोई जगह छोड़नी है। इसमें लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन प्रोवाइडेड है। अच्छा। अगर कहीं पे कोई हाउसिंग कॉलोनी बननी है, उसका उन्होंने एक खास स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दैट एरिया दे हैव टू कीप इट ग्रीन। अगर कहीं पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना है तो दे हैव टू मेक अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ दैट लैंड ग्रीन। उसमें अब जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो LDA के पास है, परमिशन उन्होंने देनी है। जो PHA है, हम भी अपना एक उनको प्लान देते हैं। कोई अगर फर्ज करें को कॉलोनी बन रही है तो उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जिसने ग्रीन रहना है, नंबर ऑफ पार्क्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्रीन बेल्ट्स कितनी होंगी, फिर हम उसको इंश्योर भी करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम जिसकी तरफ आप पॉइंट कर रही हैं, ये है सारी की सारी प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड पे आप लोगों को रोक नहीं सकते कि आपने क्या करना है। मतलब एक बंदा अगर प्लाजा बना रहा है या हाउस बना रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम ये तो कह सकते हैं कि इसका 1% आपने हॉर्टिकल्चर के लिए रखना है, बट उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा। जो पॉपुलेशन है, कंस्ट्रक्शन है, अच्छा, इसकी वजह से भी ये मसाइल आपको नजर आ रहे हैं। हमारे पास अपनी लैंड नहीं होती, हमारे पास स्टेट लैंड होती है। उस स्टेट लैंड के ऊपर हमने शजरकारी करनी होती है या ग्रीन बेल्ट्स बनानी होती है या पार्क्स बनाने होते हैं। वो लाहौर में क्योंकि रिड्यूस हो रही है या जितनी थी वो यूटिलाइज हो गई है, तो इसी वजह से अब आपको फील होता है कि ये कंक्रीट का जंगल बन रहा है। तो मेवाकी जो फॉरेस्ट है उस हवाले से क्या क्या किया जा रहा है? हमने लास्ट ईयर भी इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए थे। अब आपके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट की जाएगी इस हवाले से? मेवाकी का जो कंसेप्ट है ना जी, ये जापानीज कंसेप्ट है, और हमने यहाँ लाहौर में कोई 53 साइट्स हैं जिनको मेवाकी जंगल में कन्वर्ट किया है। कुछ साइट्स हमारी बड़ी हैं, कुछ साइट्स हमारी छोटी हैं। जलो में आपको मिलेगी, सगिया में आपको मिलेगी, इवन के रेस कोर्स पार्क्स में हमने बनाई हुई है। तो वो एरिया जितना जितना हमको चंक मिलता है, इवन के LDA की कुछ स्कीम्स हैं जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है कि आप मेवाकी बना के दें। तो जो हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं, कल मेरे पास एक हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बंदे आए हुए थे, कुछ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंटरेस्टेड हैं। अच्छा। अब इशू है कि हमें लैंड मिले, उस लैंड के ऊपर वो थिक वेजिटेशन हमने करनी है। तो लैंड इज अ कंस्ट्रेंट।
अदरवाइज जितनी जितनी लैंड हमें कहीं किसी डिपार्टमेंट से मिलती जाएगी हम वो, और इसकी कोई कॉस्ट है 5 लाख पर कनाल। अगर आपने एक कनाल के ऊपर मेवाकी लगाना है तो 5 लाख आपका लगेगा। अच्छा। और हमारी जो सगिया में लगी हुई है मेवाकी, उसको जाके हमने चेक किया अपनी टीम के साथ, अगर आप उस मेवाकी जंगल के अंदर चले जाएं जी जी तो आपका जो टेम्परेचर है वो 5 सेंटीग्रेड नीचे हो जाता है एज कम्पेयर टू द रोड। तो इसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इसकी तरफ भी हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और ये जो कंसेप्ट है इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है, मतलब जितने हमने 53 फॉरेस्ट लगाए हैं लाहौर में, तो वो काफी हैं ये स्मॉग की फ्रीयत को रोकने के हवाले से? देखें, वो दोबारा वही बात आ जाती है कि हमारी इमिशंस कितनी हो रही है। अगर हमारी इमिशंस उस प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ रही हैं जिस प्रोपोर्शन से हम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जंगल लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नेट इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। तो 53 साइट्स कहीं ना कहीं फिर नेग्लिजेंस हो रही है ना। हमें ये चाहिए कि हम अपनी एक तो प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। अच्छा। और लॉ ऐसे हम बनाएं कि कोई भी कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उनको हम बाउंड करें कि इतना परसेंटेज आपने मेवाकी या फॉरेस्ट या प्लांटेशन करनी है, ताकि एक जो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन महकमों की तरफ से भी फिर मेरे ख्याल से कि लॉ के ऊपर थोड़ी सी नेग्लिजेंस होती है कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराए जाते। अभी भी कहा यह जा रहा है कि जो 98% जो भट्टे हैं वो जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्मॉग इतनी ज़्यादा आती है। वजह क्या है इसकी? ये इसकी फिर हम लोग को समझ नहीं आती। डेफिनेटली ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसको देख रहे हैं, शायद पीडीए में भी इसको देखता है और भी डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। दे कैन टेल यू बेटर इन दिस वे। बट मेरी जो PHA की हद तक रिक्वेस्ट यही है कि हमें आपके प्रोग्राम के थ्रू लाहौर के लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई एरिया ऐसा नज़र आता है जो कि स्टेट लैंड है, पब्लिक प्रॉपर्टी है या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो यूज़ नहीं हो रही है, अच्छा, तो उसके अंदर वेजिटेशन करें, प्लांटेशन करें। सही, मतलब अपने घरों पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। किस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए, क्या सजेस्ट करें? लाहौर में जो लाहौर का जो क्लाइमेट है, जो लाहौर का वेदर है, इसमें जो जिनका सर्वाइवल रेट बहुत बेहतर है और ऐसे प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो पीपल है, नीम है। अच्छा। तो इस किस्म के प्लांट्स आप लगाएं, इनका सर्वाइवल रेट भी बेहतर है। ये सेमी ट्रीज हैं, बड़े दरख्त नहीं हैं, तो ये घर में आपको बुरे भी नहीं लगेंगे और इनसे वो मच्छर भी नहीं आता। नीम अगर आप लगाएं तो इसके बड़े फायदे हैं। और हम आपको फ्री गाइडलाइन भी दे सकते हैं, कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो हम उनको प्लांट भी दे सकते हैं। ठीक है, फ्री उन्हें प्लांट भी मिल जाएगा। ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG PHA हैं। ज़िशान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जो कैंपेन स्टार्ट की गई है PHA की तरफ से, शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर के नाम से, उस पर हमने बात की है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जा रहा है और रेबीज, जिसे आम जुबान में बावलापन कहा जाता है, कुत्ते, बिल्ली या फिर लोमड़ी के काटने से इंसान में फैलने वाली एक वायरल बीमारी है जो दिमाग की सूजन का बायस बनती है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त 2,90,00,000 से ज्यादा अफराद रेबीज जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल 5,000 पाकिस्तानी इस मर्ज का शिकार होते हैं और इस बीमारी से बचाव की एक वैक्सीन भी लगाई जाती है, लेकिन गुज़श्ता दिनों वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से कई लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। ऐसे केसेस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से आवारा कुत्तों को मारने की पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके खिलाफ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की जानिब से काफी मुखालिफत भी की गई। तो रेबीज दर हकीकत है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? क्या जानवरों को मारे बगैर भी इस बीमारी से बचाव मुमकिन है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मतियूर रहमान नियाज़ी साहब हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटनरी से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जा रहा है, तो थोड़ी चीज़ें मैंने बताई हैं रेबीज के हवाले से, बताइएगा कि ये है बीमारी क्या है रेबीज और इसमें क्या क्या चीज़ें और आ सकती है? इसमें मुनीबा ये एक वायरल डिजीज़ है और ये वायरस जो है मेनली ह्यूमंस में 99%, क्योंकि हमारा जो पेट एनिमल है वो डॉग है, ठीक है, तो उससे मुंतकिल होता है बाई बाइटिंग द डॉग, ठीक है। जब डॉग बाइट करता है तो उसके जो सलाइवा होता है, जो उसका, उसमें ये वायरस, जो इन्फेक्टेड डॉग है उसमें ये वायरस मौजूद होता है
और इस वायरस की मुंतकिली के लिए ये शर्त होती है कि आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म होना चाहिए या कोई एब्रेजन होना चाहिए। इंटैक्ट स्किन से ये वायरस जो है वो बॉडी में एंटर नहीं होता। हाँ, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन से एंटर हो सकता है, आपकी आंखों में कोई स्प्लैश पड़ गया है इन्फेक्टेड मटेरियल का, तो उससे हो सकता है। तो बेसिकली ये एक वायरल डिजीज़ है, और जब इसकी इलामात आ जाएं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। रियल फिर जो है ये फैटल है, डेथ श्योर है इसमें, और काफ़ी मिजरेबल डेथ होती है इसमें, क्योंकि नर्वस साइंस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंसान तकलीफ़ में होता है, तड़पता है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी यानी कि मुश्किल सूरत हाल होती है। लेकिन क्या सर सारे जानवरों के काटने से हो सकता है, या अगर ख़ास तौर पर हमारा यहाँ पे माइंडसेट ये है कि सिर्फ जो पागल कुत्ता होगा, जिसे पागल कुत्ता कहा जाता है, बावलापन जिसमें आता है, उसके काटने से ही होगा, इन्फेक्टेड होगा तभी वो काटेगा और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है? कुत्ता जो है वो इन्फेक्टेड ना भी हो तो काट लेता है। इट डिपेंड्स ऑन द हैबिट ऑफ द डॉग और ट्रेनिंग ऑफ द डॉग, ठीक है। लेकिन ये होता है कि कोई भी जानवर जब रैबिड हो जाए, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, एनी मैमल, इवन कॉ, बफलो, हॉर्स, डंकी, एनी एनिमल, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो बेसिकली उसके दिमाग के अंदर जब ये वायरस सोजिश काज करता है तो उसकी जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर ना उसको मालिक की पहचान रहती है और ना ही बाकी मतलब उसका बिहेवियर नॉर्मल होता है। तो वो फिर जो भी चीज़ उसके सामने आती है वो उसको काटता है। जो भी चीज़ सामने आती है, कोई और जानवर सामने आता है, अपना मालिक सामने आता है, कोई भी आता है, वो उसको काटता है और उसके काटने से फिर ये वायरस जो है वो मुंतकिल होता है। अच्छा, ये जो जानवर हैं ये किस तरह इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस रेबीज से? इसमें ये होता है कि कोई भी जानवर जो है वो किसी दूसरे रैबिड जानवर से जब वो उसको काटता है, इफ सम एनिमल इज बिटन बाय अनदर रैबिड एनिमल, तो फिर ये उसमें मुंतकिल हो जाता है। और बाज़ों का ये होता है कि मसलन मुख्तलिफ जानवर हैं, वो कहीं बाहर हैं, वहाँ पे कुत्ते ने काट लिया है, ठीक है, और मालिक को पता भी नहीं होता, मसलन डंकी है या कोई और जानवर है, तो वो फिर क्योंकि पता नहीं होता तो इस वजह से कुछ अरसे बाद जब उसमें इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है वायरस का, तो वो एनिमल भी रैबिड हो जाता है और उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उससे फिर जो है वो जो भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो एट रिस्क हो जाते हैं। अच्छा, घर पे भी तो हम लोग पालतू बिल्लियाँ कुत्ते वगैरह रखते हैं, क्या वो उनमें भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है चीज़? जी बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए वैक्सीनेशन जो है, जब भी आपका पेट एनिमल हो, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, उसको वैक्सीन करवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बिल्ली के साथ, कुत्ते के साथ खेलते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे को वो दंदी काट देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, या कोई ऐसा मामला कर देते हैं और बच्चे बताते भी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन होती है। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बच्चे में सिम्टम्स रैबीज के आ गए तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग जैसे घर पे, हमारे घर पे बिल्लियां हैं और उनको भी हम वक्तन फ़वक्तन जो है वैक्सीन करवाते रहते हैं, और जिस तरह हमें देख भी रहे हैं उनके घर भी पालतू बिल्ली या कुत्ते होंगे तो वैक्सीन कराते हैं, लाजमी है। लेकिन अगर इस तरह का जो इन्फेक्टेड हो जाता है जानवर, उसको अगर रेबीज़ की वैक्सीन करवाई जाए तो उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो सकता? नहीं, बाद में नहीं हो सकता। वैक्सीन के बाद वैक्सीन जो है वो डिजीज के स्टार्ट से पहले होती है, ठीक है ना। मसलन हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। सही। प्री बाइट वैक्सीन जो कि सब लोगों को करवानी चाहिए और खास तौर पे अपने पेट एनिमल को जरूर करवानी चाहिए। ये बहुत बड़ी ही निग्लिजेंस होगी कि आपने पेट एनिमल रखा हुआ है और आपने रैबीज की वैक्सीन नहीं करवाई, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन होती है। तो क्योंकि ये वायरस की नेचर ऐसे है कि जब ये जख्म में मुंतकिल होता है उसके बाद ये अलॉन्ग नर्व्स ट्रैवल करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड और टू द ब्रेन, तो इस पे टाइम लगता है। तो मसलन पाँव पे काटा है या हाथ पे काटा है तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर नेक पे काट लिया है सो इट विल टेक शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये नेक जो है वो करीब है टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये कोई फिक्सेशन नहीं होती कि भाई इतने दिन लगेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है वूंड की लोकेशन के हिसाब से। अब अगर वायरस चला गया है एक दफ़ा CNS में
और उसने डिजीज काज कर दी है, हाँ जी। फिर कुछ नहीं हो सकता, ना वैक्सीनेशन से ना ही किसी और चीज से। तो फिर इलाज क्या है? फिर क्या उसको सिर्फ मारना ही इलाज है? नहीं, उसमें मैडम ये है कि अगर आप दो तरह की सिचुएशन है, आपका पेट एनिमल है, हाँ जी। आपने वैक्सीन करवाई हुई है, ठीक है, उसको कोई भी रैबिड एनिमल काटेगा उसको डिजीज नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। एक बात। अब आपने वैक्सीन नहीं करवाई, हाँ जी। तो फिर आपके पास आफ्टर बाइटिंग ऑफ ए रैबिड एनिमल आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ओके। पहली ऑप्शन ये है कि अगर आपको कंफर्म है कि जिस कुत्ते ने हमारे कुत्ते को काट लिया है वो रैबिड है, हाँ। तो आप इम्यूनोग्लोबुलेंस लगवा सकते हैं एट द साइट ऑफ बाइट। ओके, ठीक है। और उसमें ये होता है, प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले उस जख्म को आपने अच्छी तरह सोप से धोना है, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाना है। ठीक है। सोप से और एंटीसेप्टिक से जो है वायरस काफी हद तक रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये सोप सेंसिटिव वायरस है, एंटीसेप्टिक को सेंसिटिव है। फिर वूंड को आप खुला रखें, सनलाइट से भी ये वायरस किल होता है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप उसके इर्द गिर्द इम्यूनोग्लोबुलेंस जब लगाते हैं तो वो उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, एंटीबॉडीज। ओके। इम्यूनोग्लोबुलेंस मींस एंटी रेबीज एंटीबॉडीज। ठीक है। उसके बाद आप उसकी वैक्सीन करवा लें, उसको उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दें। अब ये होता है कि इन इम्यूनोग्लोबुलेंस जो लगाते हैं, इसका फायदा ये होता है कि ये इमीडिएटली वायरस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती हैं। और आप साथ वैक्सीन जब एनिमल को कर लेते हैं तो मीन वाइल जो है वो इम्यून सिस्टम जो एनिमल का है या ह्यूमन का है वो उस एंटीजन को प्रोसेस करता है, वायरस को प्रोसेस करता है, और विद इन 7 डेज जो है वो एंटीबॉडीज जो है आप बनना शुरू हो जाती अच्छा। हैं। ठीक है। और फिर जो है आपको मजीद इम्यूनोग्लोबुलेंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एंटीबॉडीज जो हैं वायरस को किल कर देती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, CNS तक नहीं पहुंचने देती, और डिजीज के बिल्कुल सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ओके, मतलब अगर बिल्कुल नॉर्मल रहता है एनिमल। ओके, एनिमल भी, और अगर इंसान को भी काट लिया जाता है तो ये सेम प्रोसीजर हमें करवाना चाहिए। मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हाँ जी, यही सेम ही है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि इनिशियल स्टेजेस पे हमें ये कराना है। ये टाइम गुजर भी जाए तो कराएं तो फर्क पड़ सकता है। जब भी आपको पता चल जाए एज अर्ली एज पॉसिबल करवा लें। और इसमें ये होता है कि ख़ास तौर पे बच्चों में, बड़ों को, क्योंकि आपको नहीं पता होता, अगर आपका अपना डॉग है ना, फिर भी आपने रिस्क नहीं लेना। ओके। हो सकता है वो कहीं बाहर गया हो, आपकी इल्म ही ना हो, ठीक है, और वहां पे कोई किसी कुत्ते के साथ उसकी लड़ाई हो गई हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी डॉग बाइट हो जाए या कैट बाइट हो जाए तो बेस्ट ये है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बीइंग वेटनेरियन, बीइंग वेटनेरियन, हम एनिमल से, खास तौर पे हमारे जो पेट प्रैक्टिशनर हैं वो रोजाना एनिमल्स के साथ डील करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो वैक्सीनेशन इज मस्ट। वैक्सीनेशन के बगैर जो है अगर आप इस तरह ही अपने प्रोफेशनल लाइफ को चला रहे हैं तो यू आर एट रिस्क। ठीक है। तो बेस्ट क्या है कि वैक्सीन करवा लें। कितनी देर बाद करा लेनी चाहिए वैक्सीनेशन? जो है वो आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें आप बाद में एलाइजा से एंटीबॉडीज चेक करवा लें। मसलन आपको 3-4 साल गुजर गए हैं वैक्सीन करवाए हुए, ठीक है, तो आप समझते हैं कि यार काफ़ी देर हो गई है, ठीक है, तो फिर चेक करा लें। अगर आपके एंटीबॉडी टाइटर कम हो गया तो आप बूस्टर डोज लगवा लें। यानी एक नॉर्मल प्रोसीजर तो आपने करना ही करना है, उसके बाद बूस्टर डोज का प्रोसीजर होता है, ठीक है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन काफी होती है। जैसे कोरोना में तो 6 मंथ्स कहते हैं, इसमें काफी ड्यूरेशन होती है, तो इसमें जो है ना वो कोई ऐसा मसला नहीं। मतलब हर किसी को फिर ये चीज करा लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। अगर आप पेट लवर हैं और पेट्स के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है फिर तो जरूरी है कि आप वैक्सीन करवा लें। ठीक, लेकिन मुझे सर बताइए कि अगर ये काट लेता है तो उसके इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो क्या आ सकते हैं? वो जो ब्रूज पड़ जाता है या उसमें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं ताकि हमें फौरन से पता चल जाए कि अच्छा ये इसकी अलामात आ रही हैं और हमने डॉक्टर के पास जाना है? इसमें जो है वो जब भी डॉग बाइट या कैट बाइट होती है तो उसमें सिंपली जो है, सिंपली आपने वूंड की जैसे एक जनरल ट्रीटमेंट है वो करनी है, ठीक है ना। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एट दैट टाइम कभी भी जो है वो सिम्टम्स नहीं आते। वहाँ पे तो सिर्फ जो है ना वो दांतों के निशान होंगे, ठीक है, या स्क्रैच होगा, जख्म होगा,
आपने उस जख्म को जो है वो एंटीसेप्टिक लगाना है, वॉशिंग करनी है सोप से, साथ आपने जो है वो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक ले लेनी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। एंटीबायोटिक इसलिए लेनी है क्योंकि जख्म हो गया है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है। हाँ जी। और उसके बाद आप बिल्कुल तसल्ली से हॉस्पिटल जाएं, ठीक है, और वहां से रैबीज की वैक्सीन लगवा लें, और वो आपको बता देंगे। अब सिंगल डोज वैक्सीन भी आ गई है, वो ज़रा एक्सपेंसिव है, ठीक है, या फिर अगर आप दूसरी कोई और वैक्सीन लगवाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल है वैक्सीन। जी, पाकिस्तान में काफी सारे ब्रांड्स हैं। आ रही थी खबरें कि ये वैक्सीनेशन नहीं है, रेबीज की किल्लत है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट क्लिनिक्स पे अवेलेबल है। मतलब मैं वैसे नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सेवरल कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की। ठीक है, आप कभी भी जाके वो लगवा सकते हैं। अच्छा, जो पालतू बिल्लियां हैं, मतलब जैसे मेरे घर में बिल्लियां हैं, वो अक्सर हम लोग उनके साथ खेल भी रहे होते हैं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, काट भी लेती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाती हैं। तो इस तरह के काटने से भी कोई इन्फेक्शन क्या हो सकता है हमें? जी, इन्फेक्शन हो सकती है जब भी आप देखें कि आपके एनिमल का बिहेवियर अबनॉर्मल हो गया, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत है। अदरवाइज बाज़ औक़ात वैसे ही जो है वो कुछ एनिमल्स को हैबिट हो जाती है काटने की, या खेलते हुए इस तरह मतलब हो जाता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, और जब भी जख्म हो जाए तो आपने उसको केयरफुली ट्रीट करना है प्रॉपरली, इससे पहले कि वो खराब हो जाए। अच्छा। ठीक है, और मजीद उसमें प्रॉब्लम्स आए। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी है। अच्छा, मतलब इस तरह की भी अगर आपको कोई स्क्रैच पड़ जाता है या पालतू बिल्ली काट लेती है तो आप लोगों ने हमने एंटीबायोटिक खानी ही खानी है। उसको लोकली भी लगा लें, ठीक है, और कोशिश करें कि अगर जख्म ज्यादा है तो फिर एंटीबायोटिक खा लें। वो खा लें, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि सिचुएशन ना बिगड़े आपकी। हाँ जी, ताकि जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में न जाए। दूसरा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने वैक्सीनेशन की बात की कि प्राइवेटली तो बहुत सी कंपनीज की अवेलेबल हैं, लेकिन जो सरकारी सतह पर जो हॉस्पिटल्स हैं एनिमल्स के हवाले से, वहाँ पर मौजूद है क्या और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है? जी बिल्कुल मौजूद है। आज जैसे वर्ल्ड रैबीज डे था तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में हमने एक वॉक की सुबह 9 बजे। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद हमारी अवेयरनेस की एक कैंपेन होती है, हम वो चलाते हैं, ठीक है, और फिर हम फ्री वैक्सीनेशन कैंप जो है वो लगाते हैं। तमाम जो पेट ओनर्स हैं उनको हम कहते हैं कि जी इस डे पे स्पेशली, अच्छा, ठीक है, आप फ्री वैक्सीनेशन करवाएं रैबीज की अपने पेट्स को। ओके। और उससे ये है कि काफी अच्छा रिस्पांस आता है, लोग अब इस चीज को समझना शुरू हो गए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रैबीज की जो वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैडम ये है कि थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस के लिए कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो रूरल एरियाज में होते हैं। रूरल एरियाज में इशू ये होता है कि एक तो जो डॉग पॉपुलेशन है वो अंडर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होती। हाँ जी। ठीक है, जी। और वहाँ पे जो मुख्तलिफ वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके साथ भी बाज़ औक़ात उनका इनकाउंटर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो यूं वहाँ से जो है वायरस फिर अल्टीमेटली ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाता है। तो पूरी दुनिया में जैसे कल की हम इस बात पे हम टॉक कर रहे थे, तो पूरी दुनिया में 60,000 जो है लोग रैबीज से मर रहे हैं, ठीक है, 60,000 पर ईयर, और उसमें अक्सरियत कहाँ की है? अफ्रीका और एशिया की। ओके। और उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी हाई लेवल पे है। और मतलब इस हवाले से हमें खास तौर पर इकदामात उठाने की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर मतिउर रहमान न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज आप यहाँ पर आए, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जनाब जिस पर हमने डिस्कस किया है कि किस तरह रेबीज़ को हम लोग जो बीमारी अगर हो जाती है, कोई बावला कुत्ता या बिल्ली या कोई ऐसा जानवर आपको काट लेता है, तो आपको क्या क्या इकदामात करने की ज़रूरत है। मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मन मेरियां गाना सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।